बेटा मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। हिंदी रियल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं और नॉमिनल जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो इस बात को समझने से पहले कि क्या रियल है क्या नॉमिनल है, आपको एक वर्ड समझना होगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। फुल फॉर्म आप सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होता है ना। तो देखो डेफिनेशन पे ध्यान देना, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री ने जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाया है उसकी टोटल वैल्यू निकाल लो, उस गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकाल लो, आपको जीडीपी मिल जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि यार वैल्यू निकालें कैसे, मेरे पास दो मार्कर है, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं। बहुत आसान है, मान लो एक मार्कर का रेट 25 रुपीज है, तो 2 मार्कर से मेरे पास, तो 25 इंटू 2 वैल्यू कितनी हो गई 50 रुपीज। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है प्राइस से। और मैंने क्या कहा आपको कि जीडीपी मींस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब समझो, जिस ईयर का आपने गुड्स एंड सर्विस लिया, अगर उसी ईयर के प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपको जीडीपी रिसीव होगा उस जीडीपी को आप नाम दोगे नॉमिनल जीडीपी, हिंदी मौद्रिक जीडीपी। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई जिस ईयर का गुड्स एंड सर्विस है प्राइस उस सेम ईयर का नहीं है, करंट ईयर का प्राइस नहीं है, बल्कि प्राइस कहां का लिया आपने, गुड्स एंड सर्विस का, किसी प्रीवियस ईयर का, जैसे आप बेस ईयर बोलते हो, ठीक है। तो अब जो जीडीपी निकल के आएगी उसका नाम क्या होगा, रियल जीडीपी। समझ गए मेरी बात। मतलब सीधा ये कि अगर जीडीपी की वैल्यूएशन करंट ईयर के प्राइस पे हो रही है, जिस ईयर का गुड्स एंड सर्विस उसी ईयर का प्राइस, तो जो जीडीपी आने वाला है वो है नॉमिनल, मतलब मौद्रिक। और अगर जीडीपी की वैल्यूएशन हो रही है प्रीवियस ईयर, बेस ईयर के प्राइस के बिहाफ पे, तो जो जीडीपी आने वाला है वो क्या है, वो है आपका रियल जीडीपी। तो उम्मीद करता हूं मीनिंग आप सबको क्लियर है। आओ पहले देखो नॉमिनल जीडीपी, जिसका एक और नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस, है ना, स्थिर चालू कीमत पर जीडीपी। देखो क्या लिखा है, व्हेन जीडीपी ऑफ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। मतलब आप जीडीपी निकाल रहे हो और उसी ईयर के प्राइस के बिहाफ पे निकाल रहे हो, तो नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। दूसरी तरफ रियल जीडीपी क्या है, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड रियल जीडीपी। निकाल रहे हो जीडीपी और प्राइस उस ईयर का नहीं ले रहे, प्राइस कब का ले रहे हो, किसी प्रीवियस ईयर का, किसी पिछले साल का। तो अब जो आ रहा है वो रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, हिंदी वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमत पर जीडीपी। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। करंट ईयर का गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाई करंट ईयर का प्राइस तो नॉमिनल, करंट ईयर का गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाई बेस ईयर का प्राइस तो रियल। अब नया क्वेश्चन खड़ा हो गया कि विच इज बेटर, नॉमिनल और रियल। भाई दो तरीके हैं ना जीडीपी को निकालने के, तो दोनों में से बेटर कौन सा है, ज्यादातर कंट्री कौन से तरीके से जीडीपी निकालती है। तो देखो दोनों में से बेटर जो है वो आपका रियल मेथड है। क्यों है रियल बेटर, जरा समझो। तीन रीजन इसके पीछे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप रियल से जीडीपी निकालते हो तो जो प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, वो प्राइस इस ईयर का नहीं है, वो किसी बेस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर जो निकल चुका है, राइट ना। तो बेस ईयर का प्राइस कांस्टेंट प्राइस होता है, गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाई प्राइस, और कौन सा वाला प्राइस जो कांस्टेंट है। अगर आपने इस तरीके से जीडीपी निकाला और मैं आपको कह रहा हूं आपकी कंट्री की रियल जीडीपी बढ़ गई, तो आपको पक्का पता है कि प्राइस तो कांस्टेंट है, तो जीडीपी बढ़ी तो क्या बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस बढ़ा है। समझ गए मेरी बात। तो जो कंट्री रियल मेथड से जीडीपी निकालती है और पता लगता है कि भाई जीडीपी इंक्रीज हुआ, तो 101% की उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा है, ना कि प्राइस, क्योंकि प्राइस तो कौन से वाला होता है रियल में, बेस ईयर वाला। समझ गए बात कि भाई बेस ईयर का प्राइस है जो कांस्टेंट है, तो अगर जीडीपी बढ़ा, रियल मेथड से आप निकाल रहे हो, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। पहला फायदा रियल से निकालने का। नॉमिनल में प्रॉब्लम है, नॉमिनल में अगर जीडीपी बढ़ा तो आप परेशान हो कि किस वजह से बढ़ा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन या प्राइस, कोई भी रीजन हो सकता है ना, तो इसलिए नॉमिनल बेटर नहीं है। अगली चीज कि अगर आपको पीरियोडिकल कंपैरिजन करना है, अपने इस साल की जीडीपी को किसी पिछले साल की जीडीपी से कंपेयर करना है, तो रियल में ही हो पाएगा।
क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का आप कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, अपनी कंट्री की जीडीपी को किसी दूसरी कंट्री की जीडीपी से कंपेयर करना है, तो भी किस में हो पाएगा? रियल में, क्योंकि प्राइस तो इसमें कांस्टेंट होता है, इजीली गुड्स एंड सर्विस का कंपैरिजन हो पाएगा। तो इन 3 रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल से ज्यादा बेटर है। देखो, रियल जीडीपी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रियल जीडीपी हेल्प करता है ये जानने में कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। वहीं पे अदर हैंड जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या लिखा है? इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। ये प्राइस की वजह से भी हो सकता है ना, नॉमिनल बढ़ा तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ा हो, गुड्स एंड सर्विस में कोई भी इंक्रीमेंट ना आई हो। ठीक है, अगली चीज, पीरियोडिकल कंपैरिजन करने में भी रियल हेल्प करेगा, समय के आधार पर तुलना। और इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में, अगर आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा कौन? रियल जीडीपी। इन 3 बातों की वजह से हम कहते हैं कि रियल जीडीपी ज्यादा बेटर इंडिकेटर होता है, मतलब ज्यादा बेटर होता है कैलकुलेट करने में। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन खड़ा होता है, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पे आता है कि भाई रियल से नॉमिनल पे कैसे जाए, नॉमिनल से रियल पे कैसे आए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। रियल जीडीपी कभी भी चाहिए तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर कभी भी आपको रियल जीडीपी चाहिए तो क्या करो? नॉमिनल जीडीपी ले लो, अपॉन में क्या डाल दो? प्राइस इंडेक्स, और इनटू में क्या कर दो? 100। प्राइस इंडेक्स का ही एक और नाम जीडीपी डिफ्लेटर, हिंदी जीडीपी अपसफायक। ठीक है, प्राइस डिफ्लेटर का एक नाम जीडीपी डिफ्लेटर। अभी करते हैं उसकी बात। फिलहाल रियल अगर आपको निकालना है और नॉमिनल गिवन है तो फॉर्मूला पता लगा, क्या करना है? नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉमिनल निकालने हम, रियल इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहें, 1 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो रियल कैलकुलेट करने का, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब ये क्वेश्चन की जीडीपी डिफ्लेटर आप किसे कह रहे हो? अरे यार, बेफालतू का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो, आप आसानी से पता लगा सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर किसे कह रहे हो। ये प्राइस इंडेक्स इस तरफ आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और रियल जीडीपी इधर आके किस में चला जाएगा? डिवाइड में। रियल जीडीपी को इधर लाओगे तो डिवाइड, और प्राइस इंडेक्स इस तरफ आके यहां पे। प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैं ऐसा बोल दूं कि जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू रेशियो। किसका रेशियो? नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी के साथ। देखो क्या लिखा है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर का आपका नॉमिनल जीडीपी है, अगर उसका आप रेशियो निकाल देते हो किसके साथ? रियल के साथ। ये देखो फॉर्मूला लिखा है, तो उसी को प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, हिंदी कीमत सूचकांक, या फिर जो है जीडीपी अपसफायक बोलते हैं। बोलो, सबको कंफर्टेबल है यहां तक सारी चीजें? अब एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है जीडीपी एंड वेलफेयर, कि क्या एक कंट्री की रियल जीडीपी के बढ़ने से उस कंट्री का वेलफेयर होता है? देखो जी, पहले तुम्हें वेलफेयर का मतलब समझना होगा, हिंदी कल्याण का मतलब समझना होगा। किसे कहते हैं वेलफेयर? वेलफेयर का सिंपल अगर डेफिनेशन समझो तो मतलब यह कि क्या आपको पहले जितना गुड्स एंड सर्विस मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है? पहले जो आपको गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी थी, जितना गुड्स एंड सर्विस आपको अवेलेबल होता था, क्या उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस अब आपको मिल रहा है? अगर मिल पा रहा है तो मतलब वेलफेयर हो रहा है, और नहीं मिल पा रहा है तो मतलब वेलफेयर नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात समझे। तो अब तुम बताओ, अगर कंट्री की रियल जीडीपी बढ़ गई तो क्या हुआ? अगर कंट्री की रियल जीडीपी बढ़ गई तो क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा ना। रियल जीडीपी के बढ़ने का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस का बढ़ना। और अगर गुड्स एंड सर्विस बढ़ा तो सबको ज्यादा मिलेगा ना, तो मतलब जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होता है। जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है ना जो इसके एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं, मतलब लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। कुछ मैं पॉइंट्स ऐसे काउंट करवाने वाला हूं जिसमें मैं ये शो करके दूंगा कि देख, जीडीपी बढ़ा लेकिन वेलफेयर नहीं हुआ, या देख वेलफेयर तो बढ़ा लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ा। पक्का? अगर आप तुमसे कोई नॉर्मली पूछता है कि क्या जीडीपी से वेलफेयर अफेक्टेड होता है? बिल्कुल जी। वेलफेयर मींस अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विस, और अगर रियल जीडीपी बढ़ा तो प्रोडक्शन ज्यादा है तो गुड्स एंड सर्विस ज्यादा मिलेगा। तो हां, जीडीपी से वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जिसमें से सबसे पहली लिमिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का वितरण। सुना आपने मुझे?
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पता चली गया। जीडीपी किस तरीके से लोगों में बट रही है, किस तरीके से उसका कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीकों का होता है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जीडीपी हर बंदे के पास गई है, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विस सबके पास डिवाइड हुआ, सबके पास गया है, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा हुआ कि जीडीपी का बड़ा पोर्शन किसके पास चला गया, रिच लोगों के पास, और बहुत कम जीडीपी का पोर्शन किसके पास गया, पुअर के पास, तो फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और तुम खुद बताओ, आपने जीडीपी बढ़ा ली लेकिन जीडीपी का बड़ा पोर्शन रिच ले गए, गरीबों के पास बहुत कम गया या नहीं गया, तो जीडीपी के बढ़ने के बाद भी वेलफेयर नहीं हुआ, सिर्फ किसका हुआ, रिच लोगों का। और कंट्री का वेलफेयर तो तब होता है ना जब सबका हो। तो मतलब जीडीपी एंड वेलफेयर का पहला लिमिटेशन जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जरा देखो क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। कहता है ये पॉसिबल है कि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ जाए। कैसे, जीडीपी का बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाए, रिच के पास, और छोटा हिस्सा किसके पास जा रहा है, पुअर के पास। तो कह रहे हैं ये पॉसिबल है कि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज, इससे क्या होगा, रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ जाएगा। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहां पे क्या है, जीडीपी बढ़ गया लेकिन जीडीपी के बढ़ने के बाद भी क्या नहीं बढ़ पाया, वेलफेयर नहीं बढ़ पाया। तो ये पहले लिमिटेशन बन गई कि भाई जीडीपी तो बढ़ा लेकिन आप क्या नहीं बढ़ा पाए, अपना वेलफेयर नहीं बढ़ा पाए क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ गई। बोलो क्लियर, लिखा है सो वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज मच एज द राइज इन जीडीपी। लोगों का वेलफेयर उस स्पीड में नहीं बढ़ पाया जिस स्पीड में क्या बढ़ा कंट्री में, जीडीपी। बोलो ठीक है, पहला लिमिटेशन जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ा लिया आपने जीडीपी लेकिन उसका कर दिया आपने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिच हो गया मोर रिच, पुअर रह गया वहीं पे, तो कहां हुआ वेलफेयर, पहली लिमिटेशन। दूसरा चेंज इन प्राइस। सीधा मैं बोलूं, सीधा मैं बोलता हूं, चेंज इन प्राइस का मैं सीधा मतलब बताता हूं, जरा समझो। चेंज इन प्राइस का मतलब अगर आपने जीडीपी कौन से तरीके से निकाली है, नॉमिनल। अगर आपने जीडीपी नॉमिनल से निकाली तो नॉमिनल में प्राइस कौन सा लेते हो आप, करंट ईयर वाला। अब इस केस में अगर आपने जीडीपी बढ़ा भी ली तो क्या हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है नॉमिनल तरीके से अगर आपने निकाला और जीडीपी बढ़ गई तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जीडीपी के बढ़ने के पीछे की वजह क्या रही हो, प्राइस रही हो, और फिर ऐसे जीडीपी के बढ़ने पर गुड्स एंड सर्विस तो बढ़ा नहीं, तो वेलफेयर। वही ये लिखा हुआ है कि इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर जीडीपी बढ़ा, और क्यों बढ़ा, प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ा, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। आउटपुट की वजह से नहीं बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, प्राइस की वजह से बढ़ा। तो भैया ऐसा जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। बोलो कंफर्टेबल हो, ठीक है सबको। चल नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक लेन देन। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं ना जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, पैसों में होते ही नहीं। जैसे हाउसवाइफ सर्विस, आपकी मम्मी की सर्विस, जो आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिला रही हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या आप उन खाने के लिए मम्मी को पैसे देते हो, नहीं देते, लेकिन खाना तो खा रहे हो, तो वेलफेयर तो बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है ना, तुम्हें गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है ना, तुम्हें खाना मिल रहा है ना, गुड्स मिल रहा है, तो तुम्हारा वेलफेयर तो हो रहा है। लेकिन क्या आप उसके लिए पैसे दे रहे हो, नहीं, तो वो कैसा ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी। और जो मनी के टर्म्स में नहीं है, क्या वो जीडीपी में आएगा, जीडीपी मींस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो क्या उसकी वैल्यू निकल पाएगी, नहीं ना। अब देखो क्या हुआ, वेलफेयर बढ़ा लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ा, तो ये क्या बन गया, जीडीपी एंड वेलफेयर का एक और लिमिटेशन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं सपोज, ठीक है, और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें ये बच्चा बैठा है, मेरा छोटा ब्रदर है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं, तो इससे फी तो नहीं ले रहा हूं, इससे सर्विस मिल रही है, इसका वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन मैं इससे पैसे नहीं ले रहा। पैसे नहीं ले रहा मतलब नॉन मॉनेटरी, जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वेलफेयर बढ़ा लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ी, ये एक और लिमिटेशन जीडीपी एंड वेलफेयर की। देखो क्या लिखा है, मेनी एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मनी मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो मुद्रा के रूप में, मनी की फॉर्म्स में नहीं होते, ठीक है। और क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल दिए, और फिर क्या लिखा है, ड्यू टू
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब डेटा ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर, ये एक्टिविटी वेलफेयर को तो इफेक्ट कर रही है, गुड्स एंड सर्विस मिला तो वेलफेयर तो हुआ, लेकिन डेटा ना होने की वजह से, मनी के टर्म्स में ना होने की वजह से ये काउंट नहीं हो पाया। कहां काउंट नहीं हो पाया बेटा जी? ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाया है ना, आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। बोलो कंफर्टेबल हो? ठीक है, 3 लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कई बार आ चुका है, एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता। होता क्या है, कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक्टिविटी कर दी और उस एक्टिविटी का इंपैक्ट प्रभाव किसी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे है, और इस इंपैक्ट के लिए वो पर्सन ना तो कोई प्राइस पे कर रहा है और ना आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज कर रहा है, ठीक है, और इसी को एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझना ज्यादा आसान होगा। आपके एरिया में एक इंडस्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, उस प्लांट से पॉल्यूशन निकलता है, उस पॉल्यूशन की वजह से हमारा गौरव बीमार हो गया, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी किसकी? उस इंडस्ट्री की, उस प्लांट की, उस फैक्ट्री की। इंपैक्ट किस पे? गौरव पे, है ना, इंपैक्ट किस पे? गौरव पे। अब वो जो इंपैक्ट गौरव के ऊपर पड़ा है, वो गौरव के ऊपर इंपैक्ट किसका पड़ा है? इस इंडस्ट्री का। अब क्या उस इंपैक्ट के लिए गौरव उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना, तो ये गौरव के ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ा है, और ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। एक्सटर्नलिटी के 2 टाइप होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। समझ गए? एक्सटर्नलिटी क्या है? किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी का इंपैक्ट किसी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, जिसके लिए ना तो वो प्राइस पे कर रहा है और ना वो पेनल्टी इंपोज कर पा रहा है, ठीक है। और टाइप भी आपको पता लग गया, 2 टाइप का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी जो मैंने गौरव वाला एग्जांपल दिया वो क्या था? नेगेटिव। पॉजिटिव का भी एग्जांपल ले लो। पब्लिक पार्क बनाया गवर्नमेंट ने, जाके आप वहां पे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हो, गवर्नमेंट की एक्टिविटी का आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट, और क्या आप इसके लिए कोई प्राइस पे कर रहे हो? नहीं ना, तो कैसी एक्टिविटी है ये? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। अब जरा बात समझना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर घटता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन ना तो नेगेटिव और ना पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी जीडीपी में काउंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना तो इसके लिए प्राइस मिल रहा है, ना इसके लिए कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, मनी के टर्म्स में ये है ही नहीं, तो जीडीपी में काउंट नहीं हो पा रहा, और इसलिए ये भी क्या बन गया? ये भी एक लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। बोलो ठीक हो? एक्सटर्नलिटी मींस किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट, जिसके लिए ना तो प्राइस पे कर रहा है, ना वो पेनल्टी इंपोज कर पा रहा है। 2 टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का सामने वाले पे अच्छा इंपैक्ट तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, बुरा इंपैक्ट तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर बढ़ता है, नेगेटिव से घटता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जीडीपी में काउंट नहीं होता है। चलो देखो, एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म, बेनिफिट और हार्म, फायदा और नुकसान। एक्टिविटी कॉज बाय अ फर्म और इंडिविजुअल, किसी फर्म ने या किसी इंडिविजुअल ने कोई एक्टिविटी की जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ या हार्म हुआ, किसको? किसी अदर पर्सन को। फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, जिसके लिए ना तो वो पे कर रहा है, जिसके ऊपर हार्म हुआ, जिसको नुकसान हुआ, ना तो वो कुछ पेनल्टी लगा पा रहा है सामने वाले पे, और अगर बेनिफिट है तो ना वो कुछ पे कर पा रहा है, ठीक है। एक्टिविटी विच रिजल्ट इज बेनिफिट टू अदर आर टर्म्ड एज पॉजिटिव, कोई एक्टिविटी जिसका दूसरे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा तो पॉजिटिव और बुरा प्रभाव पड़ा तो नेगेटिव। एग्जाम्पल, पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल और नेगेटिव का भी एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। और लास्ट, ये एक्सटर्नलिटी जीडीपी एंड वेलफेयर की लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि मनी के टर्म्स में नहीं होती, ठीक है ना। डन है सबको? एग्जाम्पल देख लोगे ना, एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एग्जाम्पल है। और क्या कह रहा है? इट इंक्रीज वेलफेयर थ्रू द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑन हेल्थ। वेलफेयर बढ़ा दिया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ने, इधर वेलफेयर क्या हो गया? घट गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ने। इसमें वेलफेयर बढ़ा, इसमें वेलफेयर घटा, लेकिन दोनों में से कोई भी जीडीपी में काउंट नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओहो, आपकी जीडीपी बढ़ गई, आपकी कंट्री की रियल जीडीपी बढ़ गई, मतलब गुड्स एंड सर्विस बढ़ गया, लेकिन जिस स्पीड से गुड्स एंड सर्विस बढ़ा है उससे तेज स्पीड से कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब तुम बताओ
क्या जीडीपी के बढ़ने के बाद भी हर बंदे को गुड्स एंड सर्विस पहले से कम मिलने वाला है या ज्यादा मिलने वाला है? सोच के देखो, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था बैच में भी, तुम्हें अभी दोबारा दे देता हूं। एक पिज्जा आता था और आप दो भाई बहन थे, मतलब एक ब्रदर एक सिस्टर, आधा आधा दोनों को मिल जाता था। इस बार दो पिज्जा आए, ठीक है, पिज्जा कितने आ गए? दो। और इस बार आपके बुआ के जो बच्चे हैं वो भी आ गए, तीन उधर से भी आ गए, मतलब पिज्जा डबल हो गया, लेकिन पॉपुलेशन 5 पे पहुंच गई, 2 से 5, डबल से भी ज्यादा। तो बताओ क्या हाफ पिज्जा मिलने वाला है अभी भी, या ज्यादा, या हाफ से भी कम? हाफ से भी कम मिलने वाला है। मतलब अगर कभी ऐसा हुआ कि गुड्स एंड सर्विस जिस स्पीड में बढ़ी है, अगर उससे तेज स्पीड में क्या बढ़ जाए? पॉपुलेशन, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पहले से ज्यादा नहीं, उल्टा कम मिल जाएगी। बोलो हो जाएगा ये। फिर एक पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, हिंदी जीडीपी की संरचना। कंपोजिशन मींस संरचना, बनावट। आपने जीडीपी बढ़ा लिया, गुड्स एंड सर्विस बढ़ाया आपने, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस आपने बढ़ाया वो वेलफेयर ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विस नहीं है। वेलफेयर ओरिएंटेड, हिंदी कल्याण अभिमुखी वस्तु और सेवाएं नहीं है। वो जो गुड्स एंड सर्विस आपने बनाया ना, वो वेलफेयर रिलेटेड नहीं है। आपने पता है क्या बनाया? सपोज आपने गन बनाया, ठीक है, आपने गन का, टैंक का, इन सब का प्रोडक्शन किया, तो क्या गन, टैंक ये आपका वेलफेयर करते हैं? ये वॉर में काम आते हैं, जब लड़ाई होती है किसी से तो काम आता है। क्या ये डायरेक्टली आपका वेलफेयर करेगा? तो ऐसे गुड्स एंड सर्विस बनाने के बाद भी वेलफेयर कहां बढ़ रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, जीडीपी और वेलफेयर में रिलेशन तभी बनेगा पॉजिटिव जब जो गुड्स है वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो, कल्याण संबंधित हो। देखो क्या लिखा हुआ है, हाई जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट आपने बढ़ाया है वो कैसा हो? कंजम्पशन ऑफ इसेंशियल गुड्स हो, मतलब कि आपने इंपॉर्टेंट इसेंशियल गुड्स बनाए हो। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। सुन रहे हो? अगर आपने कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज किया बुक ने, कंजम्पशन गुड्स, मैंने थोड़ा लॉजिकल वर्ड यूज कर दिया, वेलफेयर ओरिएंटेड गुड्स। ठीक है, वो गुड्स जो वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वैसे गुड्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन जो गुड्स आपने बनाया वो वॉर रिलेटेड गुड्स है या हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो वेलफेयर के बढ़ने पर भी, सॉरी, जीडीपी के बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। बोलो ठीक है सारे पॉइंट्स। एक छोटी सी बात और समझना यार, एक ये टर्म है ग्रीन जीएनपी, आपकी बुक में लिखा है ग्रीन जीएनपी। जीएनपी आप फुल फॉर्म जानते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रीन हरित जीएनपी। ठीक है, ये क्या है? जब आप अपना नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेते हो, ठीक है, और उसमें से डिडक्ट कर देते हो कि प्रोडक्शन, देखो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आप सबको पता है इन्वायरमेंट को हार्म होगा, सबको पता है जब प्रोडक्शन करोगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए सारे इनपुट कहां से आते हैं? इन्वायरमेंट से। तो जब प्रोडक्शन करोगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो प्रोडक्शन करने की वजह से इन्वायरमेंट को जितना लॉस हुआ है, वो लॉस अगर आप अपनी प्रोडक्शन वैल्यू में से माइनस कर लेते हो तो क्या बोला जाता है उसे? ग्रीन जीएनपी। बात समझो, प्रोडक्शन करने गए आप, उसके लिए आपको इनपुट चाहिए था, इनपुट आपने एनवायरनमेंट से लिया, आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, तो जितना आपने प्रोडक्शन किया माइनस क्या माइनस? जितना आपने एनवायरनमेंट को डिप्लीटेड किया, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, वो माइनस। तो जो जीएनपी आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रीन जीएनपी। देखो क्या लिखा है, ग्रीन जीएनपी मेजर नेशनल इनकम और आउटपुट adjusted for the depletion of natural resources, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, डिप्लेशन, उसको जितना आपने नुकसान पहुंचाया, जितना उसका यूज कर लिया, ठीक है, और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। जो आपने आउटपुट निकाला, नेशनल आउटपुट, जो आपने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से एडजस्ट कर लेते हो, माइनस कर लेते हो, किसको? जितना आपने एनवायरनमेंट का क्या किया? डिप्लेशन या डिग्रेडेशन किया, मतलब पर्यावरण को जितना नुकसान किया वो माइनस कर लेते हो, तो जो जीएनपी बचेगा वो क्या है? आपका ग्रीन जीएनपी। बोलो ठीक है सबको।